हेलो फ्रेंड्स, दीपक भारद्वाज क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की इस सीरीज़ का ये तीसरा भाग है। इसके पिछले मैंने 2 भाग बनाए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज़रूर देखना, ठीक है? ये भारतीय संविधान की ये जो सीरीज़ है, इसको आपको यदि डाउट हो कि पता नहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे या नहीं आएँगे इस सीरीज़ से, तो एक बार आप 7 से 8 क्लास कंटिन्यू लेके देखो। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी हुआ, पटवार हुआ, उनके आप या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करके देखो। एनटीपीसी, पटवार के आप कोई भी एग्ज़ाम लो, एनटीपीसी ले लो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, एनटीपीसी का कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम आते हैं, वो ले लो। तो ये पटवार का आ रहा है, वो ले लो। राजस्थान का जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, वो ले लो। कोई सा भी आप उनके प्रीवियस ईयर के देखना, इन टॉपिकों से यहाँ से आपको 95 से 99 जो परसेंटेज है, यहाँ तक आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएँगे। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, कंटेंटफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना तथा शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, हमने जो पिछली 2 क्लासें पढ़ी थी, उसके अंदर हमने रेगुलेटिंग एक्ट कर लिया था। चार्टर एक्ट, जितने भी चार्टर एक्ट थे, वो हमने कर लिए थे। 1858 का जो भारतीय शासन एक्ट है, भारतीय शासन अधिनियम है, उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। अब नेक्स्ट हम आज की क्लास के अंदर उसी को, जो हमारी पिछली क्लास है, उसके आगे देखते हैं कि उनके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1858 तक हो गया था उनका। 1858 में उन्होंने जो किया था कि गवर्नर जनरल जो था पद 1858 के अंदर, उन्होंने क्या किया था, एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट उसका ये था कि जो गवर्नर जनरल पद था ना, उसको उन्होंने वाइसरॉय कर दिया था और काफ़ी काम किए थे। तो आप जाके वो क्लास ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अब बात करते हैं अगले अधिनियम की, 1858 का, भारत परिषद अधिनियम। अब इसका नाम भारत परिषद अधिनियम क्यों रखा? इसका भारत परिषद अधिनियम इसलिए रखा है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे क्या किया था कि भारतीयों के लिए एक परिषद का निर्माण किया था, ठीक है? उसके अंदर जो सदस्य होंगे, उनका उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव किया था। अप्रत्यक्ष चुनाव मानी, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि कोई भी उसके अंदर वोट नहीं दे सकता था। ये नहीं है कि जिसकी इच्छा हुई वो जाके वोट दे सकता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो भी 18 प्लस होता है, 18 या 18 प्लस का जो भी होता है भारत के अंदर कैंडिडेट, वो एक वोटर है, मतलब वो वोट दे सकता है भारत के अंदर। तो ये नियम 1892 के संविधान में नहीं लगा था, यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि लगवाई थी, ठीक है? अब लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि सर्वप्रथम भारत के अंदर कौन से संविधान के अंतर्गत लगाई थी? तो वो लगाई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अच्छा, इसके अंदर निर्वाचन जो प्रणाली है उसका भी प्रारंभ किया था, क्योंकि अब अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे तो उसके बाद निर्वाचन होंगे, और निर्वाचन होंगे तो निर्वाचन करने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए मत करना पड़ेगा। तो आपके जो ये क्वेश्चन आएगा कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसकी 3 जो मुख्य विशेषताएँ, उनमें से पहली मुख्य विशेषता क्या है कि अप्रत्यक्ष चुनाव की जो विधि है वो यहाँ से प्रारंभ की गई थी। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, जो निर्वाचन निर्वाचन प्रणाली है वो भी यहीं से शुरुआत की गई थी। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि मत देने का जो अधिकार वो सर्वप्रथम भारत के अंदर कौन से संविधान से बनाया गया था? तो मत देने का अधिकार भारत के अंदर सर्वप्रथम 1909 के सॉरी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है? अब हम आगे की बात करते हैं। 1909 का मोर्ले मिंटो अधिनियम, मोर्ले मिंटो एक्ट अधिनियम। 1919 के अंदर मोर्ले कौन था? ये भारत सचिव था। भारत सचिव का जो पद है वो इंग्लैंड के अंदर था, ठीक है? वो था इंग्लैंड के अंदर। तो मोर्ले भारत सचिव था, और मिंटो सेकंड था। मिंटो सेकंड, ये भारत का वॉइस रॉय कह दो, ये भारत का वॉइस रॉय था। लेकिन हम इसको वॉइस रॉय नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको हम कहेंगे भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब आपके क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर, जनरल, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय तो एक ही है, तो आप इसको यहाँ पे वॉइस रॉय क्यों नहीं कह सकते, गवर्नर जनरल ही क्यों कहना है? तो नहीं, नहीं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है कि जो ब्रिटिश इंडिया है, तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो जितने भी रूल्स हो रहे हैं, जितने भी रेगुलेशन हो रहे हैं, जितने भी एक्ट आ रहे हैं, ये सारे एक्ट ब्रिटिश इंडिया के लिए आ रहे हैं। आपको ये तो पता ही है कि उस समय जो भारत था, उसको हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो हो गया ब्रिटिश इंडिया, एक तो हो गया ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा अपना हो गया देसी भारत, जिसके अंदर देसी रियासतें थी। जैसे कि राजस्थान वो देसी रियासत के अंतर्गत आता है अपना, ठीक है? तो ये जो जितने भी, तो
जनरल जो गवर्नर था वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर कहलाता था। इसी को सेम व्यक्ति होता था तथा सेम पदनाम होता था, सेम उनके कार्य होते थे, और इसी को देसी रियासत के अंदर वॉइसरॉय कहा जाता था। और ये क्यों कहा जाता था और इनके पीछे जो ब्रिटिश सरकार था उनकी क्या मन स्थिति थी या वो क्या सोच के उन्होंने ये सब किया था, उनके बारे में मैंने अपनी पिछली जो क्लासेज हैं उनके अंदर बताया। आप जाके देखना, आपके समझ में आएगी कि इनकी जो कहानी है वो एक्चुअल में क्या है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जन गवर्नर जनरल कहेंगे। क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल ही क्यों कहेंगे? गवर्नर जनरल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जितने भी एक्ट आ रहे थे, जितने भी अधिनियम आ रहे थे भारत के अंदर अभी, ये सारे जितने भी एक्ट और अधिनियम है, ये ब्रिटिश इंडिया जो भारत का भाग था जिसके ऊपर ब्रिटिशों का डायरेक्टली शासन हुआ करता था, तो ब्रिटिश इंडिया के लिए ही ये जितने भी एक्ट और अधिनियम थे ये पारित होते थे, इसलिए हम उसको भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। तो मिंटो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था मिंटो सेकंड। तो उन्होंने, अब ये 1909 के अंदर अधिनियम आया था। अब इसकी हम विशेषता पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है इसकी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन, नोट्स बनाते रहना आप साथ साथ में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब हम ये पता करते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, ये सर्वप्रथम मुस्लिम के लिए की गई थी। मुस्लिम जो समाज है उसके लिए की गई थी। अब सांप्रदायिक प्रणाली में क्या होता है, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कोई वैकेंसी आई एग्जाम के अंदर, कोई वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में यह कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कोई जाति ले ली, कोई भी पर्टिकुलर जाति जाति ले ली, या फिर समाज ले लिया, जाति या समाज, जाति से समाज बनेगा ना, तो कोई भी समाज ले लिया। जैसे कि मैं, अब इसी सांप्रदायिकता के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मुस्लिम समाज है उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेके आए थे। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि ये कोई वैकेंसी निकली, तो यदि यहाँ पे ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की हुई है तो क्या होगा, तो ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी। लेकिन ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है वैकेंसी का, लेकिन एक्चुअल में ये चुनावों के लिए था। अब चुनावों के लिए कैसे था? जैसे कि भारत के उस समय जो जो शासन था, उसमें मान लो ये कोई ब्रिटिश शासन का भाग था, तो ब्रिटिश इंडिया वहीं पे लगेगा ये नियम। तो ये ब्रिटिश इंडिया था यहाँ पे। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर चुनाव होंगे तो किसी पर्टिकुलर वहाँ पे जो जितने भी मुसलमान रहेंगे वो ही सिर्फ वोट कर सकेंगे। तो ये होती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के मोडले मिंटो अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर लागू की गई थी। 1919 के मोडले मिंटो अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर लागू की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सांप्रदायिकता का जो बीज है, सांप्रदायिकता का जो बीज है वो अंग्रेजों ने कब बोया था? तो सांप्रदायिकता का बीज इसी अधिनियम के द्वारा बोया गया था। अच्छा, इससे पहले उन्होंने एक चीज़ और बताता हूँ मैं। 1909 के अधिनियम से पहले आपको ये तो पता ही है कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर की गई थी, ये अंग्रेजों के प्रयासों के द्वारा की गई थी। किनके प्रयासों से द्वारा की गई? अंग्रेजों के प्रयासों से 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर की गई थी। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया गया? इन्होंने देखा कि जो भारत है उसमें जो हिंदू है और जो मुसलमान है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इनके अंदर हमको फूट डालनी है, फूट डाल के राज करना है। ये तो उनका मोटिव था, ये तो उनका सिद्धांत था। तो उन्होंने 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना की उन्होंने 1906 के अंदर ढाका के अंदर। ठीक है, अब इसी के बाद उन्होंने उनको एक वचन दिया था। किनको? मुस्लिम लीग को उन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम अवश्य करेंगे। भारत में, देश में आपके लिए कुछ ना कुछ हम अच्छा प्रयास जरूर करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा प्रयास करेंगे। और इसी अच्छे प्रयास के तहत उन्होंने 1909 में जब मोर्ले मिंटो अधिनियम आया, तो इसके तहत जितने भी मुस्लिम वर्ग था, जो मुस्लिम समाज था, उनको उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सौंप दी कि ठीक है, हम आपके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बात है निर्वाचन प्रणाली की? ये तो इसकी मुख्य शुरुआत थी। तो 1909 में आपको यही ध्यान रखना है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो स्टार्ट की गई थी वो 1909 के मोडले मिंटो अधिनियम के द्वारा की गई थी, और इसकी कोई विशेषता नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी इसी के आधार पर बनेगा, ये आप ध्यान रखना, याद रखना। अब हम बात करते हैं अपने अगले अधिनियम की। अगला अधिनियम आया था 1919 के अंदर, जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम।
भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब हम इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था, इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसका नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों था? तो इसके दो कारण थे। पहला कारण आप ये मान सकते हैं कि जो चेम्सफोर्ड था वो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, और जो मोंटेग्यू था ये क्या था? भारत सचिव था। मोंटेग्यू तो भारत सचिव हो गया, और जो चेम्सफोर्ड है ये गवर्नर जनरल था भारत का। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो ये जो अधिनियम था 1919 का, वो उसी रिपोर्ट के ऊपर आधारित था। कौन सी रिपोर्ट के आधारित था? 1919 से पहले जो मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड है, मोंटेग्यू कौन है? ये भारत सचिव है, भारत सचिव है। और चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल था। तो इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 के अंदर एक अधिनियम आया था, जिस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम, जिसको हमने दूसरा नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम नाम दे दिया। ठीक है, अब एक हम पॉइंट पढ़ते हैं अलग से, ध्यान रखना, आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1916 हिस्ट्री में आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ोगे, हम सिर्फ पॉलिटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताता चलता रहूँगा। तो 1919 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था इम्पोर्टेंट। किसका अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था, जिसके अंतर हुआ क्या था? दो इंपॉर्टेंट काम हुए थे। ये कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट काम थे? पहला इंपॉर्टेंट काम ये था कि जो नरम दल और गरम दल है, नरम दल और जो गरम दल है, ये आपस में मिल गया था। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये नरम दल और गरम दल क्या है? तो नरम दल और गरम दल ये है कि 1907 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उस अधिवेशन के अंदर क्या हुआ कि जो कांग्रेस है ये दो गुटों में टूट गई थी। एक गुट का नाम था नरम दल और दूसरे गुट का नाम था गरम दल। लेकिन 1916 के अंदर जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं, और दूसरा जो मुस्लिम लीग थी वो भी आके यहाँ पे मिल जाती है। उनका पहले मोटिव कुछ अलग था, मतलब अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना जिस उद्देश्य से की थी, उनका ये उद्देश्य यहाँ पे आके फेल हो गया। अब क्या होगा? उसके बाद उनको थोड़ा यहाँ मतलब चिरमराट सी लगी होगी कि यार ये क्या हो गया। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ। तो प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन शब्द की उल्लेखता मिलती है। किसके अंदर? 1919 का जो भारत शासन अधिवेशन था, यहाँ पे उत्तरदायी शासन लागू किया गया था। उत्तरदायी शासन, और उत्तरदायी शासन जो शब्द है, यह है इस अधिनियम की जो प्रस्तावना है उसके अंदर उल्लेखित था। ठीक है, दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि प्रत्यक्ष जो चुनाव है उसकी व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा कर दी गई थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा ये जानकर कि उस समय शायद विश्व के अंदर भी लगभग महिलाओं के लिए मत का अधिकार, महिलाओं के लिए मत का अधिकार, मतलब महिलाएं मत दे सकती है, ये प्रावधान भी इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया था कि जो महिलाएं हैं वो भी मत दे सकते हैं, उनको भी मत देने का अधिकार है। ठीक है, और क्या विशेषता है इसकी? दूसरी विशेषता इंपॉर्टेंट ये है इसकी कि जो प्रांत थे, उन प्रांतों के अंदर दोहरा शासन लगा दिया। दोहरा या द्वैत शासन। अभी दोहरा या द्वैत शासन क्या होता है? प्रांतों में लगाया था। तो गौर से सुनना, ये प्रांत है, ठीक है, प्रांत में क्या होता है? गवर्नर होता है। प्रांत में क्या होता है? गवर्नर होता है। तो गवर्नर को क्या किया? कुछ शक्तियां दी। तो इस गवर्नर ने क्या किया? इन इन अपनी शक्तियों को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग को उसने लिखा आरक्षित, और दूसरे को दे दिया हस्तांतरित। हस्तांतरित और आरक्षित। अब शक्तियां दी, इसका मतलब क्या है? कुछ सब्जेक्ट है, सब विषय हैं कुछ ना कुछ।
कुछ विषय दिए होंगे जिनके ऊपर ये कानून बना सकता है। तो उन विषयों को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कुछ विषय तो उन्होंने अपने पास रखे, उन विषयों को उन्होंने नाम दिया आरक्षित विषय, और कुछ विषयों को उसने क्या किया, अपने नीचे जो कार्य करने वाले अधिकारी थे, उनके अंदर हस्तांतरित कर दिए। तो उन विषयों का नाम दे दिया हस्तांतरित। तो ये जो प्रांतों में जो ये दोहरा शासन लगाया था, उसका ये था कि दोहरा शासन काम कैसे करता है, तो दोहरा शासन ऐसे काम करता है। और एक लोक सेवा आयोग का इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान कर दिया। किसका? लोक सेवा आयोग अधिनियम, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया। लेकिन यहाँ से अभी आपको यदि ये क्वेश्चन पूछे कि लोक सेवा आयोग जो अधिनियम है, इसका प्रावधान जो किया था 1919 के अधिनियम के अंदर, यदि आपको ये क्वेश्चन पूछे कि केंद्र लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया गया, तो इसके अंदर ये बात नहीं लिखी हुई है कि जो ये लोक सेवा आयोग है, ये केंद्र का है या स्टेट का है ना? हाँ, स्टेट का। स्टेट के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो लोक सेवा आयोग है, ये स्टेट का है या केंद्र का। तो आप यहाँ पे मतलब कन्फ्यूज़ मत हो जाना। आपको सीधा-सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है, ये कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको आंसर देना है 1919 का अधिनियम। अच्छा, इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। और जिसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, वो रोस बारकर बनते हैं। रोस बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना? यहाँ से ये क्वेश्चन बना कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से अधिनियम के द्वारा किया जाता है? तो 1919 के चेम्सफोर्ड अधिनियम, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाता है, तथा इसकी जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर को 1926 के अंतर्गत होती है। जिसका नाम क्या रखा जाता है? उसका नाम रखा जाता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग इसका नाम रखा जाता है, तथा इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, इस लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, उनका नाम था रोस बारकर। ठीक है। तो अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कि उन्होंने 1919 के अंदर लेके आए थे, उसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इन्होंने विस्तार कर दिया। और विस्तार करके जो पहले एक कैटेगरी के लिए थी, अब उन्होंने 4 कैटेगरी उसके अंदर और जोड़ दी। तो टोटल इस अधिनियम के बाद टोटल कैटेगरी हो गई 5। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो इसकी पिछली क्लास है, उसका वीडियो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसका अध्ययन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आराम से आप पढ़ाई करना, नोट्स बनाना। थैंक यू।